Good morning, students. This is Om sir, and you are watching Om's online English classes. कल जो है वह आप लोगों को रेनबो पार्ट 2 का पहला जो है वह चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में जो है वह कल पढ़ाए थे और 5 जो है वह पैराग्राफ जो है वह आप लोगों को पूरा जो है वह करवाए थे। आज जो है वह पैराग्राफ 5 से जो है वह आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं 6ठे पैराग्राफ पर और आगे की स्टोरी जो है वह हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कल जो भी पढ़े होंगे संभवतः आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से समझा होगा। तो 6ठा पैराग्राफ जो है वो आप देख सकते हैं। तो 6 नंबर पैराग्राफ पर जो है वो आप लोग फोकस करेंगे। 6ठा पैराग्राफ कहता है, A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। यानी ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि एक मनुष्य जो कि धनी है वो खुशहाल हो और नाखुश हो, यानी कह सकते हैं कि दुखी हो क्योंकि वह गरीब है। The rich are often seen to be unhappy, यानी कि धनी लोगों को अक्सर जो है वह अनहैप्पी देखा गया है, यानी कहने का मतलब देखे जाते हैं, है ना। यानी धनी लोगों को भी जो है वह नाखुश या कह सकते हैं दुखी देखा जाता है। द पुअर टू बी हैप्पी, जबकि गरीब लोगों को भी खुशहाल देखा जाता है। हम देखते हैं अपने आसपास कि गरीब लोग भी जो है वह खुशहाली के साथ जीते हैं और जो काफ़ी धनी लोग होते हैं वो भी जो है वह काफ़ी दुखी जीवन जीते हैं, चाहे स्वास्थ्य कारणों से हो या किन्हीं अन्य कारणों से हो। तो ऐसा नहीं है कि जो धनी है वो हमेशा खुशहाल ही रहते हैं, उन्हें केवल खुशी ही मिलती है, और जो गरीब है उन्हें केवल दुखी मिलता है। तो यही बात जो है वह गांधी जी ने कहने की कोशिश की है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, यानी लाखों लोग जो है, मिलियन कहा जाता है, आप जानते हैं मिलियन 10 लाख को कहते हैं हम लोग, ये इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस बोला जाता है। तो मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, यानी लाखों लोग जो है वह हमेशा के लिए जो है वह गरीब रह जाएंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब को देखते हुए, इन सब का अवलोकन करते हुए, Our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure, यानी हमारे जो पूर्वज थे इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने हमें लग्जरीज यानी विलासिता से और प्लेजर यानी कि आनंद से, है ना, वो हमें मना किया। यानी कहने का मतलब उससे दूर रहने को हमें कहा कि मतलब इन चीज़ों में कुछ भी रखा नहीं है, इन चीज़ों से खुशहाली जो है वो क्षणिक मिलती है, इन सब चीज़ों से अलग ही रहना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरीज और प्लेजर से जो है वह अलग रहने को कहा। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउज एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हमने उसी प्रकार के हल से जो है वह काम चलाया है जो कि हज़ारों साल पहले हुआ करते थे हमारे पास। तो उन्हीं हलों से हम आज भी काम लेते हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, कॉटेज कहा जाता है झोपड़े को, तो हमने उन्हीं झोपड़ों से काम चलाया है, उसको बनाए रखा है। आज भी हम लोग जो है वो ऐसे फूस के घरों में जो है वो रहते हैं, तो हमने उसे रिटेन किया है। रिटेन का अर्थ होता है कायम रखना, बनाए रखना। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो कि हमें फॉर्मर टाइम्स में हमारे पास हुआ करते थे, जो पूर्व के समय में हमारे पास हुआ करते थे। एंड आवर इंडिजेनस एजुकेशन, और हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है, इंडिजेनस कहते हैं घरेलू या स्वदेशी को, तो जो हमारी स्वदेशी शिक्षा है
रिमेन्स द सेम एज़ बिफोर, वो आज भी वैसी ही है जैसे कि पहले थी। यानी हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि भारत जो है वो अतिथि देवो भवः की जो भावना है, यानी कि मतलब सबका सम्मान करना और सबका स्वागत करना अतिथि की तरह, तो ये जो हमारी शिक्षा दीक्षा है वो आज भी ज्यों की त्यों है। हमारे यहाँ आज भी जो है वह अतिथि को जो है वह देवता के समान जो है वह माना जाता है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, और हमारे यहाँ जो है वह जीवन को खोखला कर देने वाली, कोरोडिंग कहा जाता है क्षरण करना या खोखला कर देना, तो जीवन को क्षरण कर देने वाली कोई प्रतिस्पर्धा हमारे यहाँ नहीं रही है, प्रतिस्पर्धा की कोई ऐसी प्रणाली नहीं रही है। Each followed his own occupation and trade, यानी हर एक व्यक्ति जो है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना अपना ऑक्यूपेशन जो है वो फॉलो करते थे, यानी कि अपने रोजगार अपने व्यवसाय को करते थे। ट्रेड यानी व्यापार को कहते हैं। एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, और वो नियमित मजदूरी जो है वह लेते थे। इट वॉज़ नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मैसिनरी, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं जानते थे कि कैसे जो है वो मैसिनरी यानी कि मशीनों का इन्वेंशन किया जाता है। इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार करना, ठीक है। इन्वेंट और डिस्कवरी में हम लोग जो है वह अक्सर जो है वह कंफ्यूज्ड होते हैं। डिस्कवरी ऐसी चीज़ों की जाती है, डिस्कवरी का अर्थ खोज होता है, दरअसल शाब्दिक अर्थ में भी थोड़ा सा अंतर है। तो डिस्कवरी कहते हैं जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती हैं लेकिन लोगों को पता नहीं था या लोगों को पता नहीं है, और उसको हम जब ढूंढ लेते हैं तो वो डिस्कवरी कहलाती है। लेकिन इन्वेंशन जो होता है यानी इन्वेंट जो होता है वो प्री एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो इन्वेंशन और डिस्कवरी में ये फ़र्क है। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनरी कैसे इन्वेंट किया जाता है वो नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर्स, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, कल भी बताया था मैंने कि फोर फादर्स जो है वो एंसेस्टर्स को कहते हैं। तो आवर फोर फादर्स न्यू दैट इफ़ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, उन्हें पता था कि अगर हम इन चीज़ों के पीछे अपना दिल लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लैब्स, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और अपना नैतिक गुण खो देंगे, अपनी नैतिक प्रवृत्ति जो है, नैतिकता का जो गुण है उसको हम लोग गवा देंगे। मोरल फाइबर कहा गया है नैतिक गुण को। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, ड्यू डेलिब्रेशन का अर्थ हो गया जानबूझ करके। डिसाइडेड दैट, उन्होंने तय किया, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ये तय किया दैट वी शुड ओनली डू, हम लोगों को केवल वही करना चाहिए व्हाट वी कुड, जो हम कर सकते हैं या कर सकते थे, विद आवर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ से और पैर से, यानी अपने हाथ और पैरों के इस्तेमाल से हम जो कर सकते हैं हमें वही करना चाहिए। ऐसा उन्होंने जानबूझ करके जो है वह तय किया। दे saw दैट our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet, उन्होंने देखा कि हमारी जो वास्तविक खुशी है, रियल हैप्पीनेस, और जो हेल्थ है यानी कि स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड इन, वो निहित है, कंसिस्ट का अर्थ होता है निहित होना, इन अ प्रॉपर यूज़, प्रॉपर यूज़ का अर्थ होता है बच्चों सही इस्तेमाल, प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, यानी अपने हाथ पैर के सही इस्तेमाल में ही हमारी वास्तविक खुशी है, हमारा स्वास्थ्य है, ठीक है। दे फर्दर रीजन, आगे उन्होंने कारण बताया, कारण गिनाया, दैट लार्ज सिटीज़ वर अ स्नैर, कि जो बड़े बड़े शहर थे वो एक प्रकार के स्नेयर थे यानी कि जाल थे, एंड यूजलेस एनकम्ब्रेंस, और बेकार के बोझ थे, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और उनका ये मानना था कि लोगों को वहाँ जा कर के, उन शहरों में जा कर के
बड़े बड़े शहरों में जाकर के खुशी नहीं मिलने वाली है। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, कि वहाँ पर जो है वह चोर डाकुओं के जो है वह गिरोह होंगे। वहाँ प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति, जिसको कि हम लोग देह व्यापार भी कहते हैं, तो एंड वाइस यानी कि जो दुर्गुण है, वाइस कहते हैं दुर्गुण को, फ्लरिशिंग इन देम, वहाँ पर फलते फूलते हैं। यानी कि हमारे पूर्वजों का मानना था कि जो बड़े शहर थे, लार्ज सिटीज़ थे, वो एक स्नेयर थे यानी कि जाल थे, वहाँ जा कर के फंस जाते हैं लोग। और यूजलेस एनकम्ब्रेंस यानी कहने का मतलब है बेकार का वो एक बोझ था। वहाँ पर जो है वह चोर डाकुओं का गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स यानी कि चोर और डाकुओं के गिरोह होते हैं। प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति, देह व्यापार जिसको कहते हैं, वो होता है। एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम, उन शहरों में जो है वह दुर्गुण यानी कि बुरे गुण जो है वह फलते फूलते हैं। फ्लरिशिंग का अर्थ होता है फलना फूलना। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन, और उनका यह भी मानना था कि वहाँ पर जो है वह गरीब लोगों को धनी लोगों के द्वारा जो है वह लूटा जाता है। तो इस वजह से वे लोग जो है वह शहर को उतनी तवज्जो नहीं देते थे। दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, और इसलिए वे अपने छोटे से गांव में रह कर के ही संतुष्ट रहते थे, खुश रहते थे। दे साव दैट, देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ है 8 नंबर। दे साव दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स, यानी उन्होंने देखा कि जो राजा महाराजा थे उनके जो सॉर्ड्स थे यानी कि तलवारें थी, वर इन्फीरियर, वो घटिया थे, तुच्छ थे, टू द सॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र की तलवार के आगे, यानी नैतिकता के आगे राजा महाराजाओं की जो तलवारें थी वो घटिया थी, यानी उनकी कोई तुलना नहीं थी नीति शास्त्र से। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरीजन्स ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी पर होता नहीं होती है किसी भी चीज़ की, उससे जो है वह राजा महाराजाओं का, जिनका कि धरती पर कई पृथ्वी पर जो है वह अनेक प्रदेशों पर जो उनकी संप्रभुता थी, उसके आगे जो है वो कुछ भी नहीं था। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, यानी एक राष्ट्र जिसका ऐसा संविधान हो, इज़ फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, यानी एक ऐसा राष्ट्र जिसका ऐसा संविधान हो वो फिटर है, यानी कहने का मतलब है ज़्यादा उपयुक्त है, टू टीच अदर्स यानी दूसरों को सिखाने के लिए, बजाय इसके कि दूसरों से वो सीखे। यानी कि भारत जो है इसका ऐसा संविधान है कि यह जो है वह दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, यानी इस देश में भी कोर्ट्स थे, लॉयर्स थे यानी वकील थे, एंड डॉक्टर्स यानी कि वैद्य थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, ये सब के सब जो है वो सीमाओं के भीतर रहते थे। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, और सब जानते थे कि खास करके ये जो पेशे हैं यानी कि लॉयर और डॉक्टर्स के, खास करके यही केवल जो है वह विशिष्ट या कह सकते हैं उत्कृष्ट पेशा जो है वह नहीं थे। मोर ओवर, इतना ही नहीं, दिस वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, ये जो वकील थे, ये जो वैद्य थे, वो लोगों को लूटते नहीं थे। रॉब का अर्थ होता है लूटना, ठीक है। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, उन्हें लोगों पर निर्भर माना जाता था। नॉट देयर मास्टर्स, यानी कि उनका मालिक नहीं माना जाता था। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और जो न्याय था उस समय में वो काफ़ी उचित था,
न्यायोचित था। द ऑर्डनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, यानी जो आम नियम था, यानी सामान्य नियम था, वो था न्यायालयों से बचना, यानी कि कोर्ट में कचहरी में जाने से बचना। देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इन टू दैम, और उस समय टॉट्स यानी दलाल नहीं हुआ करते थे। टू ल्यूर पीपल यानी लोगों को लुभाने के लिए, फंसाने के लिए, है ना। दिस एविल टू यानी यह जो मतलब बुराई अगर थी भी तो वो नोटिसेबल थी, यानी वो दिखती थी। ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यानी कि वो शहरों में और शहर के जो कैपिटल्स हुआ करते थे, यानी कहने का मतलब राजधानियाँ वहीं पर दिखती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो आम आदमी था वो स्वतंत्र रूप से रहता था। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे लोग जो है वह ट्रू होम रूल यानी वास्तविक जो है वह होम रूल का आनंद जो है वह उठाते थे, यानी कि घरेलू शासन का इस्तेमाल जो है वे लोग करते थे, कोर्ट कचहरी से बचते थे। ऐसे हमारे पूर्वजों का मानना था कि जो शहर होती हैं वहाँ पर कई सारे जो है वह कुरीतियाँ होती हैं, है ना, फलते फूलते हैं वहाँ पर कुरीतियाँ, और वहाँ पर लोगों को जो है वह लूटा जाता है, गरीब लोगों को धनी लोगों के द्वारा। कई सारे जो है वह मतलब तर्क उन्होंने दिए हैं कि जो पृथ्वी पर जो सब रीजन्स यानी पृथ्वी के पर जितने भी सब रीजन्स बनाए गए थे रूलर्स और शासकों के द्वारा, उसकी संप्रभुता जो थी वो ऋषि मुनियों के जीवन के आगे कुछ भी नहीं थी। तो 8वां पैराग्राफ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 9वें पैराग्राफ की ओर रुख करेंगे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, यानी भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, मेरे द्वारा इसकी व्याख्या की गई है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, यानी इसी प्रकार की व्याख्या जो है वह इसके अनुयायियों के द्वारा जो है वह की गई है, डेवोटीज़ के द्वारा की गई है। वोटरीज़ कहा गया है डेवोटीज़ को, यानी अनुयायी यानी चाहने वाले को, प्रशंसक भी कह सकते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का कोई भी ऐसा जो है वह हिस्सा नहीं है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का कोई भी ऐसा भाग नहीं है। एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और कोई ऐसी सभ्यता नहीं है, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, जहाँ पर लोगों ने परफेक्शन जो है वह प्राप्त किया हो। परफेक्शन कहते हैं पूर्णता को, परफेक्शन किसे कहते हैं? पूर्णता को, यानी कि कॉम्पिटेंस कह सकते हैं, निपुणता। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मोरल बीइंग, जो टेंडेंसी है इंडियन सिविलाइजेशन की यानी कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है वो है नैतिकता को एलिवेट करना, यानी कि बढ़ावा देना, ऊपर उठाना। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि जो टेंडेंसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की है, इज़ टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, यानी अनैतिकता को बढ़ावा देना, यानी उसका प्रचार प्रसार करना। प्रोपोगेट का अर्थ होता है प्रचार प्रसार करना। द लेटर इज़ गॉडलेस, लेटर कहा गया है यहाँ पर बाद वाले को, यानी जिसकी चर्चा बाद में हुई है। द फॉर्मर, द लेटर, ये दो अलग अलग शब्द हैं। एक लेटर होता है LATER, लेटर यानी बाद में, और ये लेटर है लेट से बना है, तो इसे कहते हैं बाद वाला। ठीक है, ये लेटर हो गया बाद में, ये लेटर हो गया बाद में, और ये हो गया बाद वाला। तो द लेटर इज़ गॉडलेस, यानी बाद वाला जो सभ्यता है, यानी जिसकी चर्चा बाद में की गई है, यानी कि किसकी चर्चा, इसमें देखिए आप किसकी चर्चा बाद में हुई है। पहले तो इंडियन सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति की चर्चा हुई है, फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति की चर्चा हुई, तो बाद वाला हो गया वेस्टर्न। द लेटर इज़ गॉडलेस, अर्थात कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है, ईश्वर विहीन है, यानी इसमें ईश्वर का कोई महत्व
नहीं है। द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन यानी जो फॉर्मर है यानी कि पहला वाला है वो बेस्ड है ऑन अ बिलीफ इन गॉड यानी वो ईश्वर पर विश्वास पर आधारित है। यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो ईश्वर पर यकीन, भगवान के ऊपर यकीन पर आधारित है, बिलीफ इन गॉड। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझते हुए, ऐसा मानते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, यह आवश्यक हो जाता है हर एक भारत प्रेमी के लिए। बिहोव्स का अर्थ होता है आवश्यक हो जाना, अनिवार्य हो जाना। तो इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लींस टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, यानी ऐसा समझते हुए, ऐसा मानते हुए यह आवश्यक हो जाता है, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत प्रेमी के लिए आवश्यक हो जाता है टू क्लिंस टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, की जो भारत की प्राचीन सभ्यता है उससे वो बिल्कुल जुड़ाव रखे, लगाव रखे, चिपकाव रखे। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंस टू द मदर्स ब्रेस्ट, ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ के सीने से चिपका हुआ रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार के चिपकाव और लगाव की ज़रूरत जो है वह हर एक भारत प्रेमी के लिए आवश्यक हो जाता है। आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट, गांधी जी का कहना है कि मैं पश्चिमी सभ्यता का कोई द्वेषी नहीं हूँ, यानी कि उससे नफ़रत नहीं है मुझे वेस्ट से। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्न, दरअसल मैं तो उसका आभारी हूँ कि मैंने जो कुछ भी पश्चिमी सभ्यता से सीखा है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, यानी मैं पश्चिमी सभ्यता का आभारी हूँ फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो पश्चिमी साहित्य से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उसके लिए तो मैं दरअसल पश्चिमी सभ्यता का आभारी हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही कहा गया है बच्चों, तो ये जो है वह आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ फॉर टीचिंग मी, मुझे यह बताने के लिए, मुझे यह सिखाने के लिए दैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज़ टू इट्स फुलेस्ट हाइट, अगर मैं भारत को इसके सर्वोच्च स्थान पर देखना चाहता हूँ, उठते हुए देखना चाहता हूँ, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, तो मुझे अवश्य जो है वो अपने देशवासियों को बता देना चाहिए फ्रैंकली यानी स्पष्ट रूप से, दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी सालों साल का जो अनुभव है मॉडर्न सिविलाइजेशन का यानी आधुनिक सभ्यता का, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक सीख ली है, मैंने इससे एक पाठ सीखा है। एंड दैट इज़ दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट। देखिए कितना बड़ा व्यंग जो है वह गांधी जी ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर किया है कि मैं जो है वह मॉडर्न सिविलाइजेशन के प्रति आभारी हूँ, मुझे यह सिखाने के लिए कि अगर भारत को अपने फुलेस्ट हाइट पर पहुँचना है यानी ऊंचाई पर पहुंचना है तो अपने लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि सालों साल का जो मेरा अनुभव है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, तो उससे मैंने बस एक ही चीज़ सीखी है, दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हमें जो है वह इससे हर कीमत पर जो है वह दूर ही रहना चाहिए, यानी पश्चिमी सभ्यता से बच करके ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना आयरॉनिकली जो है वह गांधी जी ने इसके ऊपर कमेंट किया है पश्चिमी सभ्यता के ऊपर, कि हमने इससे ये सीखा है कि अगर भारत को ऊंचाई पर पहुंचाना है तो अपने लोगों को मैं ये बता दूं कि हमें जो है वह पश्चिमी सभ्यता से बच के ही रहना है।
व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लाइन है। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? ये क्वेश्चन में भी आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो इसलिए ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, ये भौतिकवाद की पूजा है, यानी भौतिकता की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, हमारे अंदर जो ब्रूट है यानी कि निर्ममता है, हमारे अंदर जो वहसीपन है उसकी पूजा है। यानी कहने का मतलब मॉडर्न बनने के चक्कर में हम जो है वह काफ़ी हिंसक प्रवृत्ति के होते जाते हैं। बाकी जीव जंतुओं के जीवन के बारे में हम जरा सा भी जो है वह नहीं सोचते हैं। अपनी सुख सुविधाओं के चक्कर में सभी जीव जंतुओं को प्रताड़ित करते हैं, है ना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस आधार पर ये ब्रूट कहा गया है। तो ये क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, हमारे अंदर जो हिंसक प्रवृत्ति है उसकी पूजा है, आराधना है। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, और यह कंप्लीटली जो है वह मटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रूथ ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशन। यानी अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो कदम कदम पर जो है वो मटेरियल प्रोग्रेस की बात अगर ना करे, अगर उसकी ट्रुम्फ यानी विजय की बात ना करे, तो ये फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पैराग्राफ की ओर जो है वह रुख करेंगे। इट परहैप्स नेसेसरी, इट परहैप्स अननेसेसरी, यह संभवतः जो है वह अनावश्यक है। इफ़ नॉट यूजलेस, अगर बेकार नहीं तो अनावश्यक है। अब क्या अनावश्यक है वो समझते हैं। गांधी जी का कहना है कि इट परहैप्स, परहैप्स का अर्थ शायद होता है, ध्यान रखेंगे। तो इट परहैप्स अननेसेसरी, यानी यह जो है वह शायद अनावश्यक है। अननेसेसरी का अर्थ अनावश्यक होता है, परहैप्स शायद। इफ़ नॉट यूजलेस, अगर बेकार नहीं तो अनावश्यक है। टू वेज द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, यानी दो सभ्यताओं की मेरिट्स को, दो सभ्यताओं की योग्यता को मापना जो है अगर बेकार नहीं तो अनावश्यक है। इट इज़ लाइकली, ऐसा प्रतीत होता है, दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन, कि पश्चिमी देश ने ऐसी सभ्यता विकसित की है ना, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, जो कि उसके क्लाइमेट यानी आबो हवा या कह सकते हैं जलवायु को और उसके परिवेश को सूट करती है यानी जचती है। एंड सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, वी हैव अ सिविलाइजेशन, हमारे पास भी ऐसी सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशन, जो कि हमारी दशाओं को जो है वह फबता है, जचता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर आउन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों ही अपने अपने जो है वह स्थान पर अच्छे हैं। The distinguishing characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि जो स्पष्ट लक्षण है, गुण है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, वो क्या है? तो वो है एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, यानी कि मल्टीप्लिसिटी कहते हैं वृद्धि को, यानी कि गुणन को। इन्फिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि मानव इच्छा का जो अनंत और असीमित कह सकते हैं वृद्धि, उसी को हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन का प्रमुख लक्षण मानेंगे। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंसेंट सिविलाइजेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो गुण या लक्षण है एंसेंट सिविलाइजेशन का, इज़ एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शंस, वो है जानबूझ करके
लगाया गया रिस्ट्रिक्शन, यानी कहने का मतलब है कि रोक या प्रतिरोध कह सकते हैं। ओपन रिस्ट्रिक्शन ओपन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, यानी इन इच्छाओं का जो है वह शक्ति से रेगुलेटिंग यानी कि उसका जो है वह नियंत्रण, ये जो है वह एंसेंट सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी गुण है। तो जहाँ पर मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो स्पष्ट कैरेक्टरिस्टिक है, डिस्टिंग्विशिंग यानी अंतर बताने वाला, यानी इसको इंडियन सिविलाइजेशन से अलग दिखाने वाला जो गुण है, प्रमुख गुण है, वो है इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि मनुष्य की असीमित इच्छाएं। और ठीक इसके विपरीत एंसेंट सिविलाइजेशन यानी जो प्राचीन सभ्यता का गुण है वो है एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन ओपन एंड रिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, यानी कहने का मतलब जानबूझ करके जो है वह अपनी इच्छाओं का दमन यानी इच्छाओं पर का प्रतिरोध और उन इच्छाओं के ऊपर जो है वह एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग यानी उन इच्छाओं को जो है वह सख्ती के साथ जो है उसके ऊपर नियंत्रण। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिएबलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो इनसैटिएबलनेस है और तृप्ति यानी कह सकते हैं असंतुष्टि है, वो दरअसल जो है वह अराइज करती है कहाँ से, तो यानी ये जो इनसैटिएबलनेस है मॉडर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, यानी इसे जो संतुष्टि नहीं मिलती है वो दरअसल इसलिए है क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो है वह जो फेथ होता है यानी भरोसा होता है भविष्य के ऊपर, उसकी अभाव है, उसकी कमी है। एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी और ईश्वरीयता यानी ईश्वरवाद में भी जो है वह इसका यकीन नहीं है, इस वजह से यह असंतुष्टि है। जबकि द रिस्ट्रेंट ऑफ एंसेंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ, जबकि जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पूर्वी सभ्यता यानी कि प्राचीन सभ्यता यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन कह सकते हैं, भारतीय सभ्यता, इसका जो रिस्ट्रेंट है यानी यह जो अपने आप को रोके रखता है, अपने आप पर जो है वह लगाम लगाए रखता है, वो दरअसल जो है इसलिए है क्योंकि भारतीय सभ्यता या फिर पूर्वी सभ्यता जो है वो राइज करती है उस बिलीफ से, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन अ फ्यूचर स्टेट, यानी भविष्य में इसका यकीन है, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिवाइन पावर, और यह जो है वह ईश्वरीय शक्ति को, दैवीय शक्ति को मानता है, उसके अस्तित्व को जो है वह मानता है, इसलिए यह नियंत्रित होकर के जो है वह अपनी क्रियाकलाप को अंजाम देता है। तो ये प्रमुख जो है वह डिफरेंस है दोनों ही सभ्यताओं में। Some of the immediate and brilliant result of modern invention are too maddening। कुछ जो आधुनिक सभ्यता के जो कह सकते हैं इमीडिएट यानी कि नए और जो काफ़ी तेज तर्रार परिणाम हैं, आर टू मैडनिंग, वो इतने पागल कर देने वाले हैं, टू रेसिस्ट कि उससे बचा नहीं जा सकता है। टू मैडनिंग टू रेसिस्ट यानी इतने पागल कर देने वाले हैं कि उससे हम लोग रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, बच नहीं पाते हैं, लुभा जाते हैं उन मॉडर्न इन्वेंशंस की चाह जो है वो हम लोगों को भी होने लगती है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मेरा कोई जो है वह संदेह करने का इरादा नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, कि मनुष्य का जो विक्ट्री है यानी मनुष्य की जो विजय है वो निहित होती है। लाइज का अर्थ भी होता है स्थित होना या निहित होना, इन दैट रेजिस्टेंस यानी इस प्रतिरोध में, यानी अपने आप पर लगाम लगाए रखने में ही है।
वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड, हम लोग खतरे में हैं। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, क्षणिक आनंद के लिए जो है वो हम लोग अस्थाई गुणों को जो है वह गवा देने के ख़तरे में है। बार्टरिंग अवे का अर्थ होता है एक्सचेंज कर लेना, यानी कहने का मतलब है मोमेंट्री प्लेजर के लिए, क्षणिक आनंद के लिए जो परमानेंट गुड है, यानी हम लोगों का जो कह सकते हैं अस्थाई गुण है, उसको गवा देने के ख़तरे में हम लोग हैं। जस्ट एज द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, जिस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता ने वंडरफुल डिस्कवरीज की है इन थिंग्स मटेरियल, यानी कि भौतिक चीज़ों में। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार हिंदुइज़्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज, और भी ज़्यादा अद्भुत जो है वह आविष्कार जो है वह हिंदुइज़्म ने किया है इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, ऑफ द स्पिरिट यानी भावना के क्षेत्र में, ऑफ द सोल और आत्मीयता के क्षेत्र में। आत्मीयता, भावुकता और धर्म के रूप में जिस प्रकार से हिंदुइज़्म ने मार्वेलस डिस्कवरीज की है, ठीक उसके विपरीत जो है वेस्ट यानी पश्चिमी सभ्यता ने जो है वो वंडरफुल डिस्कवरीज की है भौतिकता में। तो यहाँ तक जो है वो आज हम लोग रखेंगे स्टोरी को। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, और कल संभवतः पूरी तरह से यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके क्वेश्चंस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में अगले पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।